हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्यूटर जेई। और कैसे हो सब लोग यार? आई होप कि सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से जेई मेन की अपनी तैयारी कर रहे होंगे, चाहे 24 वाले हों चाहे 25 वाले हों। आज हम क्या देखने वाले हैं यार? आज हम देखने वाले हैं अपना वेव ऑप्टिक्स, और वेव ऑप्टिक्स का जो है लेक्चर 2, जिसमें हम किस चीज पर गौर कर रहे होंगे? जिसमें हम गौर कर रहे होंगे अपने रिफ्रैक्शन पर, मेजरली रिफ्रैक्शन पर, क्योंकि रिफ्लेक्शन आसान है। रिफ्रैक्शन पर हम गौर कर रहे होंगे थ्रू वेव थ्योरी, थ्रू हाइगन्स प्रिंसिपल। इस चीज को देख रहे होंगे। इसी के साथ साथ आपको मैं थोड़ा सा वाईडीएससी के प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा। अब ये सोच करके मत डरना कि सर वाईडीएससी पढ़ाया तो है नहीं, प्रॉब्लम्स लेकर के आ गए आप। ऐसी वाईडीएससी की प्रॉब्लम्स जो आप अपनी बेसिक नॉलेज से भी कर सकते हो, ऐसी प्रॉब्लम्स, ठीक है? तो फटाफट आप क्या करें, कॉपी उठाएं, कॉपी, और काला नीला पेन उठा लो, हरा पीला भी उठा लो, लाल भी उठा लो, क्योंकि ये सब काम नहीं आने वाले। उनमें से एक ले लेना नीला वाला, बस वही चलाना है, ठीक है? जो मैं लिख रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, सारी चीजें लिखते चलना फटाफट। तो चलिए, वेव ऑप्टिक्स जो कि हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन को। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं तो मुझे सुंदर सुंदर डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी। अब वो सुंदर सुंदर डायग्राम तुम सुंदर बना पाओ या ना बना पाओ, देखो मैं तो बहुत सुंदर बनाऊंगा, ठीक? और जरूर से तारीफ करके जाना कमेंट में, कमेंट में तारीफ करके जाना, सर से सुंदर डायग्राम कोई नहीं बना सकता। चलो फटाफट देखते हैं हमने क्या करा है। अपन सबसे पहले एक बढ़िया सा ऐसे, अब ये लाइन जो मैंने बनाई है, मैंने इंटरफेस बना दी अपने दो मीडियम के लिए। जैसे कि यहां पे मैं ले रहा हूं एक मीडियम म्यू1, एक मीडियम ले रहा हूं म्यू2, ठीक है? एक मीडियम म्यू1 ले लिया, एक मीडियम म्यू2 ले लिया। इसी के साथ साथ मैंने बोल दिया कि इसमें लाइट की स्पीड v1 है, इसमें लाइट की स्पीड v2 है। सही बात है? दो मीडियम ले लिए, म्यू1 और म्यू2, इसमें लाइट की स्पीड v1 है, इसमें लाइट की स्पीड v2 है। चलिए, बहुत सुंदर। अब हमने क्या करा, हमने एक बहुत सुंदर सी ऐसे बढ़िया सी दो पैरेलल लाइट रेज गिराई, ठीक है ना? पैरेलल लाइट रेज गिरा दी, दोनों इस तरफ आ रही हैं, ठीक है भैया? ये हमने नॉर्मल भी बना दिया भैया, बहुत सुंदर सा टेढ़ा बनाए, बहुत सुंदर सा हमने नॉर्मल भी बना दिया। ये लो भैया, ठीक है, नॉर्मल बना दिया। इसी के साथ साथ हमें पता है कि भैया ये एंगल ऑफ आई है, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बस ध्यान से सुनो, 5 मिनट के लिए मैं तुमको बोल रहा हूं, 5 मिनट के लिए पेन को रोक दो और ध्यान से सुनो जो भी मैं बोल रहा हूं। हम प्रूव करने वाले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। अब तुम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में थोड़ा बहुत तो जानते हो कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, लेकिन अभी अपने दिमाग से सारी चीजें निकाल दो, बिल्कुल साइड कर दो, क्योंकि यहां पे जिस तरीके से हम देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन को, वो बहुत अलग है, बहुत टिपिकल है। तो ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं उस चीज में हाँ ना करते चलो, अपनी अटेंशन इधर रखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया तो एकदम मजा आ जाएगा, जिंदगी का आनंद मिल जाएगा तुमको अगर समझ में आ गया तो, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, क्या ये मेरा एक वेव फ्रंट होगा? अरे होगा या नहीं होगा? देख लो, लाइट रेज परपेंडिकुलर है, ये क्या एक वेव फ्रंट होगा? अगर ये मेरा एक वेव फ्रंट है, तो इसी के साथ साथ क्या मैं ये बोल सकता हूं ये भी मेरा एक सोर्स है, ये भी मेरा एक सोर्स है, ये भी मेरा एक सोर्स है? सही बात है। इसके भी कुछ ऐसे वेव फ्रंट्स बन रहे होंगे, इस तरीके से कुछ वेव फ्रंट्स बन रहे होंगे, ऐसे कुछ वेव फ्रंट्स बने हैं। और फिर हम ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं? कि भैया इन्हीं वेव फ्रंट्स का कॉमन टेंजेंट इस प्राइमरी वाले के लिए वेव फ्रंट दे देता है। जो भी मेरा ओरिजिनल सोर्स होगा उसके लिए इनका कॉमन टेंजेंट मेरे को प्राइमरी सोर्स का वेव फ्रंट दे देता है। जैसे कि इन सब का टेंजेंट कुछ ऐसे है कि नहीं है? तो क्या ये इसका वेव फ्रंट है? क्या ये इसका वेव फ्रंट है? इस लाइट रेज का क्या ये वेव फ्रंट है? इन लाइट रेज का क्या ये वेव फ्रंट है? जैसे कि ये है वैसे ही ये है, जैसे ये है वैसे ही ये। अब इस पर भी सोर्सेज होंगे, जैसे कि यहां पर, फिर इनसे कुछ वेव फ्रंट बन रहा होगा, है कि नहीं? सही बात, बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बात है, ठीक है। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, आपको दो पॉइंट्स को कंसीडर करना है और बहुत सुंदर तरीके से कंसीडर करना है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है।
ठीक है, मैंने बोला इनको कंसीडर करना है। अब अगर मैं इस पॉइंट के लिए वेव फ्रंट बनाऊं तो किस तरीके से बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, है कि नहीं? ये बन गया मेरा वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट बन गया मेरे लिए इस पॉइंट का। ठीक है, बहुत सुंदर, चलिए बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इस पॉइंट को मान लो, या तो इसको मान लो तुम ए डैश और इसको मान लो बी। सही है, सही है। मैंने क्या बोला, ये ए है, ये ए डैश है, ये बी है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब जो मैं बोलने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी तक की तो नॉर्मल चीज थी जो हमने कल पढ़ा है हाइगन्स प्रिंसिपल में, वही चीज है। वेव फ्रंट्स क्या हैं और हमारा जो ये इसके वेव फ्रंट्स क्या हैं, बस वही बताया है कि इनका कॉमन टेंजेंट हमारे लिए प्राइमरी सोर्स का वेव फ्रंट होगा, बस यही बताया। अब सुनो ध्यान से, असलियत में ये वाला जो मीडियम है इसकी वेलोसिटी कुछ v2 है और इसकी वेलोसिटी कुछ v1 है। ठीक है, अब एक चीज जो मैं मान के चल रहा हूं कि भैया ये वाला मीडियम जो है वो डेंसर है और ये वाला मीडियम जो है वो रेयरर है। अगर डेंसर मीडियम है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि v2 लेस देन v1 होगा? कि भैया v2 मतलब लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम इज लेस कंपेयरिंग टू स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। v2 जो कि मेरी स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम 2 में, वो कम है v1 जो कि मेरी स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम 1 में। तभी तो मैंने बोला ये डेंसर है, ये रेयरर है, v2 छोटा है v1 से। अब ध्यान से सुनो, मैंने बोला कि मैं कुछ t टाइम पीरियड ले लूंगा, कुछ t टाइम इंटरवल, कुछ t टाइम पीरियड। इस t टाइम पीरियड तक मैं मान रहा हूं कि यहां से वेव फ्रंट बाहर निकल रहे हैं और यहां से वेव फ्रंट बाहर निकल रहे हैं। मतलब मैंने माना कि कुछ t टाइम पीरियड तक यहां से लाइट अंदर गई और यहां से लाइट इधर गई, कुछ t टाइम पीरियड तक। अब वो t टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा, मान लो ये वाला पॉइंट v1 स्पीड से चल रहा है, ये वाला पॉइंट v1 स्पीड से चल रहा है। कितनी स्पीड से चल रहा है? ये वाला पॉइंट v1 स्पीड से चल रहा है। अब अगर ये v1 स्पीड से चल रहा है तो t टाइम में इसने कितना डिस्टेंस कवर करा? इधर तक ही तो कवर करेगा, कितना भी करेगा, लेकिन इसी रीजन में होगा, इसी मीडियम में कवर करेगा। और इस वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस वाले पॉइंट के बाद से जो लाइट निकलेगी वो v2 स्पीड से वो डिस्टेंस कवर कर रही होगी, v2 इंटू टी, v2 इंटू टी। ठीक है, चलिए अब मैं ये बताता हूं आपको कि भैया देखो, मैं बनाता हूं अब यहां से वेव फ्रंट, इसके वेव फ्रंट बना रहा हूं। इसके वेव फ्रंट बना दिए मैंने, ठीक है, इसके वेव फ्रंट बना दिए और इसने ये डिस्टेंस कवर किया है v1 इंटू टी में। ये जो मेरा टाइम पीरियड है, ये जो मैंने टाइम लिया है v1 इंटू टी। अब देखो कि ये वाला पॉइंट कितना टाइम चल रहा है, t टाइम, कितनी स्पीड से चल रहा है, v2 स्पीड से। लेकिन अब मजे की बात यह कि इसके वेव फ्रंट्स थोड़े क्लोज क्लोज बनेंगे। इसमें कितने वेव फ्रंट बनाए, 1 2 3 4 5। इसमें जो 5 वेव फ्रंट बनेंगे वो बनेंगे बहुत क्लोज क्लोज, 1 2 3 4 5। क्यों बनेंगे क्लोज क्लोज? क्योंकि भाई इसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है बहुत कम है कंपेयरिंग टू दिस। इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है, कम है तो मतलब हमारी लाइट धीरे धीरे चल रही है। अगर लाइट धीरे धीरे चल रही तो वेव फ्रंट जो बनेंगे वो भी तो धीरे धीरे बनेंगे, क्योंकि कल ही हमने वेव फ्रंट की प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि जितनी स्पीड से लाइट चलती है उतनी स्पीड से वेव फ्रंट चलते हैं, उतनी स्पीड से वेव फ्रंट चलते हैं। तो अगर इतनी स्पीड से 10 वेव फ्रंट बन रहे हैं तो इतनी स्पीड से ज्यादा बनेंगे, क्योंकि ये स्पीड स्लो है, ये स्पीड कम है। अच्छा चलिए, अब हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था कि भैया कॉमन टेंजेंट विल गिव यू द वेव फ्रंट, द कॉमन टेंजेंट विल गिव यू द वेव फ्रंट फॉर द प्राइमरी सोर्स। अब ये जो कॉमन टेंजेंट है, इस कॉमन टेंजेंट ने इसका वेव फ्रंट दे दिया, इस लाइट का वेव फ्रंट दे दिया, ये जो लाइट बन रही है इसका वेव फ्रंट दे दिया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि ये
पॉइंट और ये पॉइंट, विल दिस गिव यू द वेव फ्रंट ऑफ दिस लाइट? वेव फ्रंट ऑफ दिस लाइट, चलो बनाते हैं। सही बात है क्या? अरे हाँ जी कि ना जी? बन गया मेरा? थोड़ा गड़बड़ बन रहा है, थोड़ा सुंदर बनाऊं, रुको। हाँ अब सही है, ठीक, सही बात है कि नहीं है? अब ये वेव फ्रंट बन गया मेरा। अब यहां से देखो कि जो लाइट है, यहां से लाइट कुछ इस तरीके से जाएगी। सही बात है, तभी तो 90 डिग्री बनेगा। ये वेव फ्रंट मेरा इसी लाइट के लिए है, और ये लाइट अब थोड़ी सी बेंड होती हुई दिखी है मुझे नॉर्मल की तरफ। ये लाइट मुझको थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंड होती हुई दिखी, क्योंकि इस वाली स्पीड से, ये इस मीडियम में जो स्पीड है, इसकी वजह से वेव फ्रंट बहुत क्लोज हो गए, और यहां तो मेरे नॉर्मल स्पीड से जो वेव फ्रंट बनने थे वो बने। अब मेरा वेव फ्रंट बना ऐसा। कॉमन टेंजेंट से जो एनवेलप बनता है वो मेरा वेव फ्रंट होता है प्राइमरी सोर्स का। इससे मुझे पता चला कि मेरी जो लाइट है वो डेंसर मीडियम में नॉर्मल के क्लोज हो गई। अब यही पूरा तुम्हें एक्सपेरिमेंट है। रिफ्रैक्शन अगर हमें प्रूव करना है तो हमें प्रूव करना होता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है? μ1 sin i इज इक्वल्स टू μ2 sin r। अगर यहां पे मैं बात करूं, अगर इस केस में मैं बात करूं, तो मैं डायग्राम बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसको प्रूव करना, कि भैया ये कैसे प्रूव होगा। अब अगर इसको प्रूव करना है तो ध्यान से देखो, क्या ये वाला एंगल मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा? क्या ये वाला एंगल मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, चलिए बहुत सुंदर। अब ध्यान से देखना, थोड़ा ज्योमेट्री का खेल है, थोड़ा ज्योमेट्री करूंगा मैं। ये अगर आई, ठीक है, ये आई तो ये 90 माइनस आई, ये आई तो ये 90 माइनस आई, क्योंकि ये पूरा 90 है। फिर ध्यान से देखो, ये 90 माइनस आई तो ये वापस आई, ये आई, ठीक है, बहुत सुंदर। अब मैं अगर साइन आई लिखना चाह रहा हूं, मैं क्या लिखना चाह रहा हूं? मैं लिखना चाह रहा हूं साइन आई। तो साइन आई क्या होगा? क्या होता है साइन? क्या होता है? P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर, क्या ये परपेंडिकुलर, और ये डिस्टेंस कितना है? v1 इंटू टी, v1 इंटू टी, v1 इंटू टी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है? ये, इस लेंथ को मान लो x, इस लेंथ को मान लो x, तो ये कितना हो गया? v1 t अपॉन x, v1 t अपॉन x। v1 कैसे? ये देखो परपेंडिकुलर है तो v1 t डिवाइड में x, इस लेंथ को मैंने मान लिया x, ठीक है। अब आते हैं रिफ्रैक्शन पर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पर। अगर ये r है तो क्या ये r हो जाएगा? जैसे ऊपर प्रूव किया वैसे ही नीचे, ये r है, ठीक है भैया, तो ये स्मॉल r हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसके बराबर। अब मेरे को साइन r लिखना है, तो मैं साइन r कैसे लिखूंगा? देखो ज्योमेट्री, साइन r के लिए मेरे पास ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? v2 इंटू टी, क्योंकि भैया इस मीडियम में तो मैं v2 स्पीड से चलाऊं ना, v2 स्पीड से चलाऊं कितने टाइम तक? t टाइम तक। कितने टाइम तक? t टाइम तक, डिवाइड बाय x, डिवाइड बाय x। अब तुम क्या करो, साइन आई का डिवाइड कर दो साइन r से, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन r करा, क्या v1 t अपॉन v2 t बच गया? ये भी कैंसिल हो गए ना, t भी कैंसिल, क्या बचा? v1 अपॉन v2, क्या बचा? v1 अपॉन v2, क्या बचा? v1 अपॉन v2। अब तुम एक फॉर्मूला जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, वो फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला होता है तुम्हारा म्यू का। म्यू होता है तुम्हारा c बाय v। म्यू क्या होता है? c बाय v। म्यू मतलब किसी भी मीडियम का म्यू, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो होगा स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। तो अगर मैं μ1 लिखना चाह रहा हूं तो वो लिखूंगा c बाय v1, और μ2 लिखना चाह रहा हूं तो वो लिखूंगा c बाय v2। तो इससे अगर मैं लिखना चाहूं v1 क्या होगा? v1 होगा c बाय म्यू, और इससे लिखना चाहूं v2 क्या होगा? c बाय μ2। तो यहां पे लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं, यहां पे लिख देंगे साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज c बाय μ1 अपॉन c बाय μ2, जिससे क्या आ जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर
इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, और इससे मेरा स्नेल्स लॉ प्रूव हो गया। क्या हो गया? स्नेल्स लॉ प्रूव हो गया। सही बात है क्या? ध्यान से देखो, समझ में आया क्या? किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में जरूर बताना। कमेंट का पक्के से मैं जो है रिप्लाई करूंगा, बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, दोबारा से कर दूंगा, कोई परेशानी नहीं है। हमने वेव फ्रंट बनाए, वेव फ्रंट देखा, हमने देखा कि भैया इस मीडियम में स्लो स्पीड ऑफ लाइट है, इसी के साथ साथ इसमें तो वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से वो मूव करेगी। जब हमने देखा तो इससे हमें पता चला वेव फ्रंट थोड़े से कंप्रेस हो गए, थोड़े धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, इस वजह से वेव फ्रंट हमारा नया इस तरीके से बना। इस तरीके से बना तो हमें पता लगा कि थोड़ा सा बेंड हो गया नॉर्मल की तरफ। फिर हमने थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगाई तो उसी के साथ हमने स्नेल्स लॉ को प्रूव कर दिया। अब इसी के साथ साथ तुमको मैं 3 पॉइंट और बताता हूं, ठीक है? वो 3 पॉइंट क्या है? वो 3 पॉइंट है हमारे, यहीं पे लिख देता हूं। ये जो 3 पॉइंट हैं, ये 3 पॉइंट हमारे ऐसे हैं जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जो कि न्यूटन की थ्योरी थी, वो प्रूव नहीं कर पाई थी, वो केवल वेव थ्योरी प्रूव कर पाई, और बल्कि कॉन्ट्राडिक्ट किया गया। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि भैया डेंसर मीडियम में लाइट बेंड करती है टुवर्ड्स नॉर्मल, लाइट बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल। सही बात है कि नहीं है? अच्छा भैया रेयरर मीडियम में उल्टा होगा। रेयरर मीडियम में क्या होगा? उल्टा। तुम इसको म्यू कुछ भी ले लेते तो ये वेवफ्रंट थोड़े से ऐसे बनता, थोड़ा ऐसे बनता, ओरिजिनल से ज्यादा दूर बनता हमारे वेवफ्रंट्स, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि हमें इसी से प्रूव हुआ जब हमने एक्सपेरिमेंटली सॉल्व किया। अभी तो मैंने तुमको बोला था कि डेंसर में जा रहा है, लेकिन बाद में खुद से प्रूव हुआ कि डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट इज स्लो कंपेयरिंग टू रेयरर मीडियम। यही 2 पॉइंट होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट। अब मजे की बात यह है कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो थी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी में यह चीज उल्टी दी गई थी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी में, हालांकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा ही बता देता हूं। कॉर्पस्कुलर थ्योरी में क्या होता है कि ऐसा माना गया था कि जो लाइट पार्टिकल्स है, लाइट के क्या है? पार्टिकल्स है। अब लाइट के अगर पार्टिकल्स है तो वो डेंसर मीडियम में क्या होते हैं? डेंसर मीडियम अट्रैक्ट करता है उनको, डेंसर मीडियम उन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। तो उनने इस चीज से तो प्रूव कर दिया कि अच्छा देखो लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला पार्टिकल्स है। लाइट क्या है? पार्टिकल्स है। लाइट अगर पार्टिकल्स हैं तो डेंसर मीडियम में क्या है? थोड़े घने तुम्हारे एटम्स है। डेंसर मतलब डेंस है, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं इस मीडियम के, तो वो तुम्हारे लाइट के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब अगर अट्रैक्ट कर लेते हैं तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, इस कारण से। लेकिन उन्होंने ये बोला कि स्पीड बढ़ जाएगी डेंसर मीडियम में। कॉर्पस्कुलर थ्योरी में ये बोला गया कि स्पीड डेंसर मीडियम में बढ़ जाएगी। समझ रहे हो इस बात को? लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो पता चला कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। अगर कम हो जाती है, अब ये चीज प्रूव हुआ था हमारी वेव थ्योरी से। वेव थ्योरी किसने बताई थी? नाम बताओ। हुगियन नहीं है ना उसका नाम है हाइगन्स। ठीक है, हाइगन्स ने हमें ये चीज बताई थी। अब इसी के बाद आता है रिफ्लेक्शन। तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम लोग खुद से कर लोगे। सही बोल रहा हूं ना? विश्वास मत तोड़ देना मेरा। हैं? सर नहीं आता। ये क्या बात होती है बेटे? ट्यूटर्स जेई पे पढ़ने वाले बच्चों को नहीं आता किसने बोलना सिखा दिया? हैं? नहीं आता तुमको? देखो, रिफ्लेक्शन की बात करें, अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन और भी आसान है। रिफ्लेक्शन जो है और भी आसान है। अगर रिफ्लेक्शन की बात करोगे तो क्या होता है? आइडिया दे देता हूं मैं तुमको। असल में इसका जो ऐसे ट्राइंगल बनेगा,
इसमें ट्राइंगल बनेगा और वो ट्राइंगल क्या बोलेगा तुमको, भैया साइन आई जो है वो है v1t अपॉन एक्स, और साइन आर जो बनेगा वो बनेगा v2t अपॉन एक्स। अब क्योंकि ये मीडियम तो सेम ही है, मीडियम सेम ही है, तो दोनों वेलोसिटी बराबर हैं। अगर दोनों वेलोसिटी बराबर हैं तो साइन आई इक्वल टू साइन आर हो जाएगा, और ये मुझे बता देगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि दोनों स्पीड सेम है। पहले क्या था, स्पीड अलग अलग थी तो हमारा अलग अलग बना था, अब दोनों स्पीड सेम है। अगर दोनों स्पीड सेम है तो साइन आई इक्वल टू साइन आर हो गया, साइन आई इक्वल टू साइन आर हो गया तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो गया। रीडिंग असाइनमेंट तुम्हारा एनसीईआरटी में से रिफ्लेक्शन पढ़ना है, ठीक, एनसीईआरटी में से रिफ्लेक्शन पढ़ना है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तुम देखोगे हाइगन्स प्रिंसिपल के जस्ट नीचे तुम्हारा रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन है। एनसीईआरटी में भी पहले रिफ्रैक्शन पढ़ाया गया है, उसके बाद रिफ्लेक्शन है, तो तुम्हें रिफ्लेक्शन तो मैंने पढ़ा दिया, वो तुम पढ़ना मत, एनसीईआरटी से मत पढ़ना, क्योंकि वो तो मेरा काम है उसको पढ़ के तुम्हें समझाना। तुम रिफ्लेक्शन पढ़ोगे, ये तुम्हारा असाइनमेंट है, ये रीडिंग असाइनमेंट है, और कमेंट में तुमको हाँ लिखना है, यस पढ़ लिया, ये लिखना है तुमको अगर तुमने पढ़ लिया तो, ठीक है। चलो अब इसके बाद आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पर, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इसमें हमें यूज करने पड़ेंगे, हमारे साथ यूज किए जाते हैं, हमारे साथ खिलवाड़ होता है इन टर्म्स को लेकर के। तो उन टर्म्स से अब तुम्हारे को डर ना लगे और खिलवाड़ ना हो तुम्हारे साथ, उन टर्म्स पे बात करते हैं। टर्म्स के बहुत भारी हेडिंग दे दी मैंने, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन असलियत में बात करने वाला हूं कोहेरेंट सोर्स पर, कि कोहेरेंट सोर्स कौन सी होती है। अब देखो पहली चीज, कोहेरेंट नाम से काफी लोग क्या समझते हैं, काफी लोग समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी सेम होगी। ऐसा नहीं है बाबू, बाबू ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बाबू, ठीक। असल में बेटा देखो क्या बात है, कोहेरेंट सोर्स की अगर मैं बात करूं तो असलियत में देखो तुम केवल फ्रीक्वेंसी सेम होने से मैं डिफाइन नहीं कर सकता, समझ में आया बेटा। कोहेरेंट सोर्स को अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं डायरेक्टली ये नहीं बोल सकता कि फ्रीक्वेंसी सेम कर दो, तो मैं नहीं बोल सकता। असलियत में जो इसकी डेफिनेशन है वो इस तरीके से बनती है कि कोहेरेंट सोर्स ये बोलता है टू सोर्सेस हैविंग सेम फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। आपके पास फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, आपके पास फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। एकदम बेहतरीन एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा, उससे तुम्हारे दिमाग के पर्दे खुल जाएंगे, वह सब समझ में आ जाएगा, उसी से सब समझ में आ जाएगा। ये देखो इस पे मैं बनाऊंगा दो वेव्स, एक ये रही, सही बात है, एक और बनाता हूं, ये देखो अब क्या ये दोनों कोहेरेंट हैं? सिंपल सी बात है, सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं? एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है, क्या ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल कोहेरेंट सोर्सेज हैं। क्यों? क्योंकि खुद सोचो, पहली बार मैंने क्या देखा, पहली बार में मैंने देखा कि इसका जहां पर मैक्सिमा बन रहा है वहां इसका मिनिमा बन रहा है, ठीक, जहां पे इसका मैक्सिमा बन रहा है वहां पे इसका मिनिमा बन रहा है। अच्छा, अगर यही चीज सेम रहती है पूरी वेव में तो मैं बोल सकता हूं कि वो कोहेरेंट है। क्यों? क्योंकि फेज डिफरेंस सेम है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट है। यहां पे कुछ फेज डिफरेंस है, वही फेज डिफरेंस यहां पे है। देखो इसका मैक्सिमा है, इसका मिनिमा है, इसका मैक्सिमा है, इसका मिनिमा है, इसका मैक्सिमा है, इसका मिनिमा है। तो इसका मैक्सिमा और इसका मिनिमा क्या चल रहे हैं? साथ साथ चल रहे हैं। अगर वो साथ साथ चल रहे हैं तो वो उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, और वो कोहेरेंट सोर्सेज हैं। क्या हैं? वो हैं हमारे कोहेरेंट सोर्सेज। इसी के बाद दूसरी चीज जो आती है वो आती है आपकी इनकोहेरेंट या नॉन कोहेरेंट, कुछ भी बोल लो, इनकोहेरेंट सोर्सेज। अब अगर इनकोहेरेंट सोर्सेज की बात कर रहे हैं तो सिंपल सा शब्द है मेरे पास, वो जो कोहेरेंट नहीं है। इनकोहेरेंट मतलब वो जो कोहेरेंट नहीं है, वो सोर्सेज जो कोहेरेंट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात।
जो कोहेरेंट नहीं है। जैसे अगर बढ़िया तरीके से समझाना चाहूं तो इसी चीज का एग्जांपल ले लो, ठीक। अब देखो इसका मिनिमम जहां है उसका मैक्सिमम वहां है, क्या वही चीज बैलेंस्ड रही? नहीं। क्या यहाँ पे फेज डिफरेंस चेंज हो गया? क्या वहां पे फेज डिफरेंस चेंज हुआ है क्या? और क्या यहाँ पे फेज डिफरेंस कांस्टेंट है? वहां पर देखो जहां पे उसका मैक्सिमम वहां पे उसका मिनिमा है, फिर जहां पे इसका मैक्सिमा है वहां पे इसका मिनिमा होना चाहिए, लेकिन है क्या? नहीं है, दोबारा मैक्सिमा आ गया। तो दे आर नॉट इन सेम फेज डिफरेंस कांस्टेंट। उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, लेकिन इनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट है। वो कोहेरेंट नहीं है, वो कोहेरेंट नहीं है इसीलिए इनकोहेरेंट है। शब्दों का खेल मत खेलो सर। वो कोहेरेंट नहीं है इसलिए इनकोहेरेंट है। ये कोहेरेंट है क्यों? क्योंकि इनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, इनका फाई क्या है? कांस्टेंट है। चलिए अब बात किस पे करेंगे? अब बात करेंगे आपसे इंटरफेरेंस और इंटेंसिटी पर। अब आपसे बात करेंगे हम इंटेंसिटी और इंटरफेरेंस पर, ठीक है। देखिए इंटरफेरेंस तो हम सभी जानते हैं, इंटेंसिटी भी हम सभी जानते हैं। थोड़ा बहुत 11वीं में सर पढ़ के आते हैं हम बेचारे बालक, थोड़ा बहुत ही पढ़ के आते हैं सर, पर ज़्यादा नहीं पढ़ के आते सर। देखो 10 मिनट वाली सीरीज देख लेना, कोई भी हो किसी भी स्टेज पे वो देख लेना, थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एक बढ़िया और सुंदर से टॉपिक पर, जो कि है हमारा इंटरफेरेंस एंड इंटेंसिटी। ध्यान से सुनो, इंटरफेरेंस क्या सब जानते हैं? एकदम सरल भाषा में कहूं तो दो वेव इंटरफेयर कर रही हैं। दो वेव क्या कर रही हैं? इंटरफेयर कर रही हैं। ये यहां से आ रही है, ये यहां से आ रही है, चल हम मिल जाते, मिल गए। तो ये क्या हुआ? ये हुआ इंटरफेयर। इंटरफेयर करना, भाई मैं तेरे बीच में आकर के बोल रहा हूं है बे, तो मैं इंटरफेयर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? अंग्रेजी शब्दों पर थोड़ा ध्यान दिया करो गंवारो, हिंदी मीडियम से आ जाते हैं, सीबीएसई वाले छात्रों को देखो। नहीं मैं खान सर नहीं बन रहा, थोड़ा एक्टिंग कर लेता हूं, ठीक है। तो ये एक वेव आ रही है और ये एक वेव आ रही है, ये मिलकर के कर दी इंटरफेयर, कर दी इंटरफेयर। तो इसी को क्या बोल दिया? इंटरफेरेंस। इसी को क्या बोल दिया? इंटरफेरेंस। अब ध्यान से सुन, ध्यान से क्या सुनना है तुझको, ध्यान से सुन। जैसे कि ये वेव आई और ये भी वेव आई, अब ये दोनों वेव आई तो किसी एक पॉइंट पर इंटरफेयर हुई ना, सही बात बोल रहा हूं ना? किसी एक पोजीशन पर इंटरफेयर करी, किसी एक पोजीशन पर इन्होंने इंटरफेरेंस शो किया। अब वो जो इंटरफेरेंस है, हो सकता है उस जगह पर मैक्सिमा हो सकता है उस जगह पर मिनिमा हो सकता है उस जगह पर कुछ कुछ भी इंटेंसिटी हो, कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि फेज डिफरेंस क्या है वो चीज मायने रखती है, पाथ डिफरेंस क्या है ये चीज मायने रखती है। जैसे कि जो मैंने बोला समझ में आया ना, कि अगर दो वेव इंटरफेयर करी किसी पोजीशन पर, तो हमें नहीं पता ना कि वहां पर मैक्सिमा बन रहा है, वहां पे मिनिमा बन रहा है, वहां पर कोई भी एवरेज कुछ बन रहा है, कुछ भी इंटेंसिटी बन रही है, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता इस बारे में। तो देखो जैसे कि मान लो यहाँ पे एक सोर्स S1 है, यहाँ पे एक सोर्स S2 है, यहाँ से वेव आई ऐसे, यहाँ से आई ऐसे, ठीक है। इसने कुछ x1 पाथ ट्रेवल किया, इसने कुछ x2 पाथ ट्रेवल किया, और यहाँ पे आकर के P पॉइंट पर ये इंटरफेयर कर गई, ये P पॉइंट पे आकर के इंटरफेयर कर गई। अब इनका पाथ डिफरेंस कुछ होता है। पाथ डिफरेंस मतलब सीधी सी बात है भैया, देखो ज्यादा अपने को अंग्रेजी आती नहीं है, ज्यादा अपने में दिमाग भगवान ने दिया भी नहीं है, अपने को तो सीधे सीधे दो शब्द समझ में आ रहे हैं, पाथ और डिफरेंस। बस दो शब्द अपने को समझ में आते हैं सीधे सीधे, पाथ और डिफरेंस। इस सोर्स से वेव को यहां तक चल के आने में कुछ उसने पाथ कवर किया होगा, एकदम लॉजिकल बात है ना। यहां से यहां तक आने में इसने कुछ पाथ कवर किया है, और उस पाथ की लेंथ है x1। इस पाथ की लेंथ क्या है? x1, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी बात है यार। इस S2 सोर्स से वेव निकली, और इस S2 सोर्स से भी P पर हमारी वेव आई, और उस वेव ने कवर किया है x2। समझ में आया क्या भाई? S1 सोर्स से वेव आई और P पे आई,
तो उसने x1 डिस्टेंस कवर किया। S2 सोर्स से एक वेव निकली और P पर आई, उसने x2 कवर किया पाथ, इसने पाथ कवर किया x2, इसने किया x1। अब खुद देखो इन दोनों के पाथ के बीच में कुछ डिफरेंस है ना, कोई ज्यादा चला है कोई कम चला है, कोई ज्यादा चला है कोई कम चला है, कोई ज्यादा चला है कोई कम चला है। अगर कोई ज्यादा चला है और कोई कम चला है तो कुछ पाथ का डिफरेंस क्रिएट हुआ, कुछ पाथ का डिफरेंस क्रिएट हुआ, उसको हमने बोल दिया डेल्टा x, और उसको हम लिखते हैं x2 माइनस x1। क्या लिखते हैं? x2 माइनस x1। क्या लिखते हैं? x2 माइनस x1। यहीं से आपका आता है फेज डिफरेंस, यहीं से आता है आपका फेज डिफरेंस। क्या आता है? फेज डिफरेंस। फॉर्मूला आप याद रखो भैया कि फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला है डेल्टा पाई अपॉन 2 पाई डेल्टा एक्स अपॉन लेमडा। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला आपको सिखाया जाएगा वेव्स में, 11th में सिखाया जाएगा कि कैसे आता है। ठीक है, 11th में सिखाया जाता है आपको कि ये फॉर्मूला आता कैसे, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट आप 11th में पढ़ के आते हो। मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ, एक जिस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, इतना मैं समझ गया कि भैया ये फेज डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस है, ये 2 पाई है, ये लेमडा है। ठीक, ये 2 पाई है, लेमडा, ये निकलता भी यूनिटरी मेथड से, निकलता भी आपका यूनिटरी मेथड से। लेमडा में 2 पाई तो डेल्टा एक्स बाई लेमडा में इतना, सिंपल। ठीक, अब आते हैं हम इंटेंसिटी पर। अब देखो क्यों इंटेंसिटी पर क्यों आना जरूरी है। वेव के लिए जब भी हम डिफाइन करते हैं कोई चीज, वेव के लिए एनर्जी की बात करेंगे तब भी हम इंटेंसिटी की ही बात कर रहे होंगे इनडायरेक्टली। आपको इंटेंसिटी दी जाएगी वेव के लिए, जब भी हम बात करेंगे तब हम इंटेंसिटी के फॉर्मेट में बात करते हैं। किस फॉर्मेट में बात करते हैं? इंटेंसिटी, इस वेव की इतनी इंटेंसिटी है, इस वेव की इतनी इंटेंसिटी, इस वेव की इतनी इंटेंसिटी, हमेशा हम इंटेंसिटी के रूप में बात करते हैं। तो आपको एक फॉर्मूला याद कराया गया होगा आपके 11वीं के टीचर द्वारा, और वो फॉर्मूला आपका बहुत सरल सा होता है। नेट इंटेंसिटी इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi, और दिस cos phi इज फेज डिफरेंस, दिस cos phi इज फेज डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस निकालना हमने सीख लिया। ये रहा फेज डिफरेंस। खुद सोचो, कनेक्ट हुई चीजें की नहीं हुई, एक सोर्स से एक वेव आ रही है, एक दूसरे सोर्स से एक वेव आ रही है, उनके यहां तक पहुंचने पे जहां पे वो इंटरफियर कर रही है, इस पॉइंट पर क्या कर रही है? इस पॉइंट पर ही तो इंटरफियर कर रही है, यहीं पे तो इंटरफियरेंस हो रहा है, इसी जगह तो इंटरफेरेंस हो रहा है, इसी जगह तो इंटरफियर कर रही है आकर के। यहां पे आए तो कुछ उनका पाथ डिफरेंस हुआ, अगर कुछ पाथ डिफरेंस था तो उनकी उसकी वजह से कुछ फेज डिफरेंस भी हुआ। अगर कुछ फेज डिफरेंस दिख रहा है तो हमारे पास जो नेट इंटेंसिटी बन रही है वो डिपेंड कर रही है हमारी किस चीज पर? फेज डिफरेंस पर। डिपेंड किस पे कर रही है? फेज डिफरेंस पर, कि फेज डिफरेंस कैसा है उस पर डिपेंड कर रही है मेरी इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है वो इसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी, दोनों की इंटेंसिटी से इफेक्ट हो रही है। वही तो फॉर्मूला बता रहा है। फॉर्मूला क्या बता रहा है? I1 क्या है? इसकी इंटेंसिटी, भाई S1 की इंटेंसिटी I1, S2 की इंटेंसिटी I2, इन दोनों की इंटेंसिटी से अफेक्ट हो रहा है ये पॉइंट, और इसका जो बन रहा है वो बन रहा है यहां पे। अच्छा, अब क्या इस फॉर्मूले को देख करके और इस पॉइंट को देख करके मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये मैक्सिमा बनेगा? नहीं। क्या इस पॉइंट को देख करके मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि यहां पे मिनिमा बनेगा? नहीं, कोई गारंटी नहीं दे सकता, कुछ नहीं बोल सकता कि यहां पे क्या बनेगा। अब इससे रिलेटेड आपके पास 2 क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया से। अब मुझे लग रहा है टाइम थोड़ा ज्यादा निकल रहा है, वरना मैं 2 क्वेश्चन भी आपको आज ही करा देता, मेरा गला भी सूख गया है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल जो है हम वो 2 क्वेश्चन कर रहे होंगे YDSC के। लग रहा है आपको, सुनने में लग रहा है बस YDSC है वो इतने से कॉन्सेप्ट पे, ये जो इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट है ना, इसी चीज पे। अच्छा, आपको एक चीज और बता देता हूं फटाफट। आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और होता है। ठीक है, क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। कंस्ट्रक्टिव मतलब कोई चीज मेरे लिए फायदेमंद है। ठीक, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव वर्क हुआ है मेरे ऊपर, या कंस्ट्रक्टिव सेल्फ इंप्रूवमेंट हो रही है, कंस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी बिल्ड हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई चीज बढ़ रही है, कोई चीज इंप्रूव हो रही है। तो इससे तुमको याद रखना है कि भैया इंटेंसिटी का मैक्सिमा मिलेगा मुझको, इंटेंसिटी का मैक्सिमा मिलेगा मुझको। क्या मिलेगा? इंटेंसिटी का
मैक्सिमम मिलेगा। इंटेंसिटी का मैक्सिमम मतलब कि भैया मैक्सिमम इंटेंसिटी जो कि होगी मेरी √I1 प्लस √I2 अपॉन इसका होल स्क्वायर, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। मतलब आपका cos फाई क्या हो जाएगा, cos फाई हो जाएगा 1, cos फाई क्या हो जाएगा 1, cos फाई 1 मतलब cos फाई 1 मतलब cos फाई 1 मतलब फाई क्या होना चाहिए, फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई डैश 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 डैश। अब अगर मैं पाथ डिफरेंस बोलूं तो क्या यहां से निकाल सकते हो, पाथ डिफरेंस बोलूं तो यहां से निकल सकता है, अरे आराम से निकल सकता है। तो तुम्हें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इतनी चीज समझ में आनी चाहिए कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी का मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, उसका फॉर्मूला होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। फिर यहां से मुझे समझ में आता है कि भैया जो फाई है, जो cos फाई है, cos फाई की वैल्यू 1 होगी, cos फाई की वैल्यू 1, इसका मतलब फेज डिफरेंस की वैल्यू ये 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। अच्छा, इसके बाद एक चीज और होती है, वो होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कहां लिखूं, यहीं लिख दूं, यहां लिख देते हैं, चलो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब कोई चीज मेरे लिए डिस्ट्रक्टिव है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज डिस्ट्रक्टिव, दिस चीज इज डिस्ट्रक्टिंग या डिस्ट्रॉइंग माय पर्सनैलिटी, माय सेल्फ इंप्रूवमेंट। तो ये चीज क्या, कुछ नेगेटिव है, कुछ घट रहा है, ठीक है। तो यहां से मुझे फील आती है, फील के ऊपर है सारी चीज, फील के ऊपर। यहां से मुझे आता है कि यार ये तो मिनिमा है, यहां पे मुझे इंटेंसिटी का मिनिमा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इंटेंसिटी का मिनिमा मिल रहा है। तो आई मिन इज व्हाट, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर ऐसी आया है, अगर ऐसा आया है तो cos फाई -1, cos फाई -1 तो फेज डिफरेंस क्या हो गया, बताओ फटाफट। अगर cos फाई -1, cos फाई -1 तो फेज डिफरेंस क्या हो गया, बताओ फटाफट। cos का ग्राफ पता है क्या, मैं कैसे लिख पा रहा हूं, ये cos का ग्राफ पता है ना, ऐसे होता है। तो ये 0, ये π/2, ये आपका हो गया पाई, फिर वापस से 3π/2, फिर 2 पाई। सही बात है ना, ऐसे इस चीज को रिलेट करके मैं ये लिख पाया और इसी चीज को रिलेट करके मैं ये लिख पाऊंगा। तो देखो -1 कहां पे आ रहा है, पाई पर, फिर किस पे आएगा 3 पाई पर, फिर किस पे आएगा 5 पाई पर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। इसी से मैं पाथ डिफरेंस भी लिख सकता हूं, इसी से क्या लिख सकता हूं, पाथ डिफरेंस भी लिख सकता हूं। सिंपल। तो इतना चीज मेरे को आज बताने का पूरा मोटिव था। इसी के साथ साथ मैं सोच रहा था 2 क्वेश्चन और आपको करा देता, लेकिन अब क्योंकि मुझे लग रहा है टाइम ऊपर हो रहा है, मेरा गला एकदम सूख गया है, आवाज में भी आपको चेंज दिख रहा होगा। तो जब आपको दिख रहा है कि सामने वाला बंदा मेरे साथ मेहनत कर रहा है, रात को 2 बजे बैठ करके देखो मैंने फर्रा बनाया आपका, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये 2 बजे रात को प्रिपेयर किया। प्रिपेयर भी मतलब ऐसे ही नहीं कर दिया, काफ़ी चीज़ पढ़ी थी, बुक्स वुक्स। उसके बाद सब में तुमको इस तरीके से अरेंजमेंट नहीं मिलेगा, इतना गारंटी दे रहा हूँ। तुम टीचर को देख लो, बुक्स को देख लो, अरेंजमेंट इस तरीके से नहीं मिलेगा जिस तरीके से मैंने बताया, एकदम फ्लो बढ़ गया है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, आपको मेरी मेहनत का फल मुझको देना पड़ेगा। वो फल क्या है, वो फल है सफ़ेद बटन, सब्सक्राइब का सफ़ेद बटन। वीडियो को लाइक कर देना है, इसको शेयर भी कर देना है। आगे उन लोगों को बताओ जिनको भैया वेव ऑप्टिक्स से डर लगता है, जिनको वेव ऑप्टिक्स बिल्कुल भी नहीं आती, तो उनको ये प्लेलिस्ट जरूर भेजो, ये वीडियो जरूर भेजो, ताकि उनका डर खत्म हो। और अपने जूनियर्स को भी भेज दो यार, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जिसमें हम कवर कर रहे होंगे YDSC। थैंक यू, आज के लिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।